नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है, जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड 13वां पार्ट है। इससे पहले हम 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे की सारी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हो। गाइज हमारे वीडियोज़ में एक प्रतियोगिता चल रही है, जो सुबह 9 बजे हमारा वीडियोज़ जो आता है उसमें एक प्रतियोगिता चल रही है। उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप उसका जवाब जितना जल्दी से जल्दी सको उतना ही आप जो है प्राइज़ के हकदार बन जाओगे। हम कमेंट पेकर से ये पिक करेंगे कि किसका जवाब जो है सबसे ज़्यादा सटीक है और सबसे ज़्यादा सही है। तो गाइज़ आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आकर वो वीडियो देखिए। सुबह जो वीडियो आया है 11वां पार्ट हमारा, उसमें जाकर आप देखिए कि क्या सवाल पूछा गया है और उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप सही जवाब देते हो तो आपको भी ये जो प्राइज़ मिल सकता है। तो चलिए गाइज़ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए गाइज ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसकी सूचना जो प्राप्त होती है गाइज वो हमें मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरों पर लिपि लिखी हुई थी उसी से हमें उसकी सूचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 ईस्वी में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 ईस्वी में जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता गाइस मार्शल टीटो ने की थी। किसने की थी? मार्शल टीटो ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा कुछ कथन हैं, इसमें कुछ दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐसा पूछा गया है गाइज कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे के सारे कथनों को एक बार पढ़िए, फिर इनके जवाब दीजिए। तो चलिए गाइज हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, ये बात गाइज बिल्कुल सत्य है। सुल्तान या उसके इख्तियार केवल उपज या फसल के एक भूभाग को राजस्व के रूप में वसूला करते थे, ये बात भी गाइस बिल्कुल सत्य है। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भू स्वामित्व को नहीं था, तो गाइस ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए, गाइस ये बात जो है असत्य है। तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं हुए थे। तो इनसे यही पूछा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो चौथा कथन है वही जो है सत्य नहीं है। तो इस प्रकार इसका केवल आंसर हो जाएगा आई वी। अब देखते हैं ये ऑप्शन किस में है, तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि जब तुर्कों का आगमन हुआ तो उनके साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऐसे सिख गुरु जिनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गाइज कहें तो ये गलत नहीं होगा कि कौटिल्य का जो संबंध था वो किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा?
तो मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण लिखा गया था वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण जो है मुगल काल में लिखा था। तो इस प्रकार इसका बिल्कुल हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहें गाइज, तो गलत नहीं होगा। जो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की जो संधि हुई थी वो हुई थी अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? तो सती प्रथा का जो निषेध किया गया था वो किया गया था गाइज 1829 ईस्वी में किया गया था। सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो 1829 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो जो पूना पैक्ट था वो गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य हुआ था। अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को आगे बढ़ाया था, संविधान का निर्माण किया था लगभग, वही अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो पूना पैक्ट हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है गाइस हमारा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो 1917 ईस्वी का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी जब 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक खबर दे देना चाहते हैं। हमारी वीडियो पर एक प्रतियोगिता चल रही है जो 11वें नंबर का पार्ट है हमारा। आज सुबह जो डेली सुबह 9 बजे एक हमारी वीडियो आती है उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका जवाब आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप देने की कोशिश कीजिए तो आप प्राइज़ पा सकते हो। प्राइज़ क्या होगा गाइस? प्राइज़ आपको 50 रुपये कैश जो है नगद आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस दादा भाई नौरोजी के लिए एक प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे गाइज वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अधिग्रहित किया था। स्वीकार कब किया था? 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को स्वीकृत किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगर इसको कहें तो गाइस गलत नहीं होगा क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं टॉप 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन किया था वो सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह के द्वारा ये जो है किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी?
तो उच्चतम न्यायालय की जो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी एम फातिमा बीबी। कौन थी? एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है बनी थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्यों के प्रावधान की जो संस्तुति है वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने प्रस्तुत की? स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी उसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो जो आपातकाल की घोषणा लगाई जाती है गाइज वो अनुच्छेद 352 के तहत निहित है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो आती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कहें गाइज, तो ये गलत नहीं होगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं गाइज, तो उनका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गाइस, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भारत के किस राज्य में, किस राज्य की बात कर रहा है सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था वो किया गया था गाइस राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में ही भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो है गाइस तेलुगु। कौन सी? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है तेलुगु। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे एक करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। गाइस हमारी वीडियो पर एक प्रतियोगिता चल रही है, जो सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आती है उस पर एक प्रतियोगिता है। उसका आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप जो है इनाम जीत सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो हैं वो भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गाइस ये क्वेश्चन जो है अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन जो उठाया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी एम फातिमा बीबी। और भारत के उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे एच.जे. कानिया। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन गाइज आपको कुछ अनुसूची दी हुई है और उसमें कुछ विषय दिए हुए हैं। तो भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है, ये बात तो गाइस बिल्कुल सत्य है कि जो 8वीं अनुसूची में है उसमें अपनी देश की भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप है, ये गाइस बिल्कुल गलत बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ, ये भी सही है। पहली में संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये बात भी गाइस बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात गलत है इसमें कि दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन गाइस एक एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ से हमने ये जो पिकअप किया है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री का कोई पद जो है संविधान के अंदर नहीं लिखित है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, पार्टियां जब भेदभाव हो जाते हैं तो इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने पड़ते हैं। आज के समय पर कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन समय समय पर उप प्रधानमंत्री देखने को हमें मिले हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइज आप लोगों से एक बार फिर सूचना देना चाहेंगे कि हमारी जो सुबह 9 बजे वीडियो आती है उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब देकर आप इनाम जीत सकते हो गाइज। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।